हेलो एवरीवन। आज हम ऑपरेशन रिसर्च में दूसरी यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरी यूनिट में रिवाइज्ड सिंप्लेक्स मेथड पढ़ेंगे। जो ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड था वो भी हाफ दे रखा है, यानी कि ड्यूलिटी तो हमारा फर्स्ट यूनिट में दे रखा है और उसका जो ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड है वो हमें सेकंड यूनिट में बोल रखा है उन्होंने। तो वो हमने सेकंड यूनिट का ही टॉपिक पढ़ा था, ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड। तो और ये अब नेक्स्ट टॉपिक आता है रिवाइज्ड सिंप्लेक्स मेथड। तो हमने जनरली देखो 3 टॉपिक पढ़ लिए। एक तो सिंप्लेक्स मेथड फर्स्ट यूनिट में, ठीक है, सिंप्लेक्स मेथड। और फिर उसके बाद पढ़ा फर्स्ट यूनिट में ड्यूलिटी और डिजनरेसी, है ना, बिल्कुल इजी चीज़ है। फिर नेक्स्ट हम पढ़ा था ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड, जो यूनिट सेकंड में है, ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड। ये बिल्कुल ड्यूलिटी से रिलेटेड होता है। अब इसके बाद हम पढ़ रहे हैं रिवाइज्ड सिंप्लेक्स मेथड, ठीक है, रिवाइज्ड सिंप्लेक्स मेथड। तो देखो इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड पढ़ते हैं। देखो इसमें क्या नई चीज़ है। इसमें क्या होता है कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है हमारे पास, जो z = cx, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, उसको भी ये साथ में सोल्व करता है। किसके साथ है? कंस्ट्रेंट के साथ। तो हमें कोई भी LPP गिवन होगी, LPP कैसी, z = cx एनी जनरल LPP मैक्स, ठीक है। तो इसको आप पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, इक्वलिटी वाले में, जहाँ पे सब्जेक्ट हमें क्या गिवन है, ax = b। ये ध्यान रखना, इक्वलिटी बनाना है, ठीक है, और x जो है वो > 0। तो ये हमें कोई जनरल LPP गिवन है, ओके। तो रिवाइज्ड सिंप्लेक्स मेथड क्या बोलता है, इसको हम सोल्व करेंगे क्या, कि हमारी जो इक्वेशंस है, ये इक्वेशन एक एक्स्ट्रा और ऐड कर लेंगे और नया सिस्टम बनाएंगे हम, और उसकी हेल्प से हम इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, इसमें ए को हम चेंज करेंगे, ए में ये वाली इक्वेशन और डाल देंगे। तो इसकी जो इक्वेशंस हैं वो क्या बन जाएंगी, ax प्लस एक नया वेरिएबल और जोड़ दिया, z = b, और एक इक्वेशन और आ गई -cx प्लस z = 0, और जहाँ पे x एंड z > 0, ये हमारे पास आ जाएगा। अब कैसे आएगा वो बताता हूँ मैं। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा देता हूँ। मान लो z = हमें दे रखा है x1 + 2x2, ठीक है, मैक्स। और जो इक्वेशंस है वो हमें दे रखी है x1 + 3x2 = 1 और 2x1 - x2 = 3। ये हमें ax = b गिवन है और x1 x2 क्या है, पॉजिटिव है। तो अभी इसका जो नया सिस्टम बनाएंगे, जिसके अंदर इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को भी हम इक्वेशंस में डाल लेंगे, तो वो नई सिस्टम क्या बनेगा, 3 वेरिएबल कर देंगे यहाँ पे, इसको इस साइड ले आएंगे, यानी कि -x1 - 2x2 और -z = 0 बचेगा, सॉरी +z = 0 बचेगा। तो इन दोनों में भी आप क्या कर दो, +0z +0z ऐड कर दोगे, ठीक है। तो नया सिस्टम यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं, जो नया सिस्टम बनाया था ax = b और ax - 0z प्लस 0z = b और -cx + z = 0। तो यहाँ से हम बोलेंगे जो नई मैट्रिक्स बनेगी, ये नया सिस्टम हो गया ना, ये सब्जेक्ट है नया सिस्टम, जिसकी हम बोलते हैं a बार और x बार = b बार, जहाँ पे a बार = आ गया हमारे पास a 0 -c और 1, ठीक है, और x बार हमारे पास आ गया x और यहाँ पे एक वेरिएबल z। अब ये a क्या है, a जो ऑलरेडी हमारे पास
गिवन मैट्रिक्स थी वो थी। अभी इसको बना के देख लो, ये 3x3 का मैट्रिक्स बन गया ना, जहाँ पे पहला टर्म आएगा 1 3 0, 2 -1 0, -1 -2 और 1। अभी देखो ये हमारी ऑलरेडी जो मैट्रिक्स थी 1 3 2, ये क्या बन गई A, और ये फिर आ गया 0 कॉलम 0 वेक्टर। फिर ये क्या है -1 -2, ये देखो C था ना, C का नेगेटिव ले लिया हमने, C लिख देंगे इसको, और ये 1। ये हमारा नया सिस्टम बन गया A बार। ये देखो A बार का मतलब क्या है, A 0 -1 और 1। और हमारे वेरिएबल यानी कि X बार में क्या क्या आ गया, जो X1 X2 था वो तो ऑलरेडी है ही, X1 X2, और नया वेरिएबल क्या ऐड हो गया, Z वेरिएबल ऐड हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, X और Z। X तो हमारे ऑलरेडी पास जो वेरिएबल था वही है X1 X2। तो नया सिस्टम समझ में आया ना, जहाँ पे तीनों वेरिएबल पॉजिटिव हैं। ओके, अब हम इसको बेसिस से सोल्व करेंगे। अब बेसिस के अंदर भी चेंजेस आएंगे, तो देखो कैसे, नए मेथड के लिए देखो, ये ऐसे ज़रूरी नहीं है रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड, ज़रूरी इसलिए कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि सोल्व द क्वेश्चन बाय रिवाइज्ड सिंप्लेक्स मेथड, ठीक है, तो इसलिए ये ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो हम कोई भी क्वेश्चन एलपीपी को है उसको हम सिंप्लेक्स मेथड या ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड की हेल्प से सोल्व कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है, बट ये ज़रूरी इसलिए है कि एग्ज़ाम में आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना, इसीलिए तो इसको सीखना ज़रूरी है। तो देखो हम जो एक इनिशियल बेसिस मानते हैं, क्या सिंप्लेक्स मेथड से सोल्व करते हैं, तो एक हम इनिशियल बेसिस मान लेते हैं ना, तो उस इनिशियल बेसिस की हेल्प से हम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड निकालते हैं। देखो एक हम क्या मानते हैं, एक बेसिस। मैंने आपको बताया था जो स्टार्टिंग में जो लेक्चर स्टार्ट किए थे, मैंने तब बताया था कि बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हम निकालते हैं, एक स्टार्टिंग में उसकी बेसिस फाइंड करते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम NCR उसकी बेसिस मिल जाती है। तो पहले हम एक बेसिस फाइंड करेंगे, ठीक है, और फिर हम उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, XB = B इनवर्स B से मल्टीप्लाई करवा दो, ये हमारे पास क्या आ जाता है, सॉल्यूशन आ जाता है इस बेसिस के रिस्पेक्ट में। ऐसे ही हम बेसिस को चेंज करेंगे और नया सॉल्यूशन निकाल लेंगे, है ना, नया सॉल्यूशन फाइंड आउट हो जाएगा B इनवर्स B। फिर बेसिस में हम चेंज करते हैं, इनके ऊपर चेक करते हैं कौन सा ऑप्टिमल वैल्यू दे रहा है, ऐसे करते हैं, ठीक है। ये हमारा जनरल मेथड होता है, सिंप्लेक्स मेथड की अलग बात है, सिंप्लेक्स मेथड इसी के ऊपर काम करता है, ये जनरल है। ये मेन थॉट यहाँ से आता है कि हमें एक उसमें से N×M का जो भी सिस्टम है उसमें से हम एक बेसिस फाइंड करेंगे और उस बेसिस का इन्वर्स लेके B से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर वो इन्वर्टिबल है तो। अगर इन्वर्टिबल है तो उसके रिस्पेक्ट में कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। अगर इन्वर्टिबल है तो उसको B से इन्वर्स B का इन्वर्स निकालेंगे और आगे वाला जो B है इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, और जो भी सॉल्यूशन आएगा उसको हम पुट करके देखेंगे मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है नहीं दे रहा। फिर अगर मैक्सिमम वैल्यू नहीं दे रहा तो हम नेक्स्ट बेसिस निकालेंगे और उसको B से मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट सॉल्यूशन आ जाएगा वो यहाँ पे पुट करके देखेंगे। तो इन सब में जो मैक्सिमम वैल्यू देगा वही हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो जाएगा। ये हमारा बेसिक मेथड होता है। अभी सिमिलरली यहाँ पे हम वही मेथड यूज़ करेंगे, यानी कि एक जो हमारा सिस्टम था ये वाला, कौन सा, ये वाला जो सिस्टम है इसके लिए एक बेसिस होगी मेन सिस्टम के लिए, और इसका जो सॉल्यूशन है वो XB = B इनवर्स B होगा। अब हम इसकी हेल्प से हम इस सिस्टम का बेसिस फाइंड आउट करेंगे। इस सिस्टम की एक B कैप होगी, है ना, इस रिवाइज्ड सिस्टम की एक B कैप होगी जो बेसिस होगी, और इसका एक सॉल्यूशन होगा XB कैप, जो क्या होगा B कैप इनवर्स और B कैप। ओके, अब ये B कैप क्या है, तो B कैप हमारा होता है = जो हमारी मेन सिस्टम है उसकी जो बेसिस है वो लेंगे और यहाँ पे 0 लेंगे और यहाँ पे -CB और 1, यानी कि ये CB कहाँ से आता है, जो भी हमारी बेसिस में कॉलम है, मान लो 1 और 3 है, तो यहाँ पे 1 और 3 के रिस्पेक्ट में जो C की वैल्यूज़ है वो यहाँ पे पुट कर देते हैं और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0 रहता है। बस इतना करना आप लोगों को। ये B
कैप मिल जाएगा। और इसका इन्वर्स निकालना है अपने को, इसका इन्वर्स निकालना है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें तो सॉल्यूशन चाहिए वेरिएबल की। तो इसका बी कैप इन्वर्स निकालना है, बी कैप का इन्वर्स। तो ये होता है हमारे पास इसका बी का इन्वर्स 0, और इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं सी बी को बी इन्वर्स से। ओके, और फिर आगे 1 आएगा। तो ये इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इनकी हेल्प से हम इसको रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड को सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। अब फिर बात आती है हमारे ऑप्टिमलिटी चेक करने की, ZJ माइनस CJ चेक करने की। ओके, तो इनकी वैल्यूज आप अलग अलग रख लीजिए पहले, फिर हम चेक करेंगे सारी चीज़। तो ये सब चीज़ें हमें ऑलरेडी नाउन होगी ओरिजिनल सिस्टम से, बिकॉज अपने पास इस सिस्टम से हम बी इनवर्स फाइंड आउट कर लेंगे। सी बी हमें ऑलरेडी गिवन होगा, उसको आप बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये बी कैप इनवर्स निकल आएगा। फिर हम हमारे सिस्टम को चेंज करेंगे, ये वाला लगा के फॉर्मूला हमारे सिस्टम की टेबल बनाएंगे। टेबल के अंदर चेंजेस आएंगे, जैसे हम वो करते हैं ना, की एलिमेंट को 1 बनाते हैं, ऊपर वाले को 0 बनाते हैं और नीचे वाले को 0 बनाते हैं। सिमिलरली यहाँ हम करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, हम नया सिस्टम के लिए पूरे जो भी कॉलम वेक्टर हैं उनको आप बी कैप इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाते जाओ। क्या करोगे, जो भी हमारे पास ये y1 y2 y3 y4 है, ठीक है। तो नया सिस्टम, नई टेबल बनाने के लिए आप क्या करोगे, इस कॉलम को बी कैप इनवर्स से मल्टीप्लाई करवा दो, इस कॉलम को बी कैप से मल्टीप्लाई करवा के यहाँ रख दो, बी कैप से मल्टीप्लाई करवा के यहाँ रख दो, यानी कि बी कैप इनवर्स y1, बी कैप इनवर्स y2, बी कैप इनवर्स y3, बी कैप इनवर्स y4, ठीक है। ऐसे रखना है, नया सिस्टम बन जाएगा, नई बेसिस मिल जाएगी, और फिर वही सेम प्रोसेस आपको करते रहना है, ठीक है। तो इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा ना, तो बेटर समझ में आएगा आपको। ओके, फिर ये बन गया। फिर आपको ZJ माइनस CJ चेक करना होता है ना। अगर ZJ माइनस CJ पॉजिटिव है, ऑल पॉजिटिव है, तो हमारे पास जो नया ये सॉल्यूशन आया था एक्स बी कैप कहाँ गया, एक्स बी कैप, ये रहा एक्स बी कैप इज इक्वल टू बी कैप इनवर्स और बी कैप। तो ये जो सॉल्यूशन है वो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। अब ZJ माइनस CJ भी यहाँ पे इसी में से निकल जाता है, तो वो क्या होता है, ZJ माइनस CJ, इसको भी नोट डाउन कर लो। आपको क्या नोट डाउन करना है, बी कैप इनवर्स और एक्स बी कैप नोट डाउन करना है, और बी कैप इनवर्स नोट डाउन करना है, और ये नोट डाउन करना है। और फिर एक और आता है अपने पास ZJ माइनस CJ, ये भी आपको नोट डाउन करना है। तो इसकी वैल्यू आपको आने वाली है CB को बी इनवर्स और 1 को आप मल्टीप्लाई करवाओगे AC से, ठीक है, A माइनस C से मल्टीप्लाई करवाओगे। तो ये जो भी वैल्यू आएगी उसको आप देखना पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर ऑल पॉजिटिव तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल जाएगा, और अगर नेगेटिव है तो फिर आप वही सोल्व करोगे, नया बेसिस के अंदर एलिमेंट लाना है। तो वो देखते हैं इससे एक एग्जाम्पल के तौर पे। मैं इनको एक कॉर्नर में लिख देता हूँ सबको, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ एक्स बी कैप इनवर्स, यानी कि सबसे पहले तो एक्स बी कैप इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, एक्स बी और जेड, और बी कैप इज इक्वल टू B0 माइनस CB और 1। अब फिर बी कैप इनवर्स इज इक्वल टू
बी इनवर्स 0 माइनस सी बी बी इनवर्स 1। और अब हमारे पास जो बी आने वाला है वो आएगा बी कैप इनवर्स को आप बी कैप से मल्टीप्लाई करवाओगे तब आएगा। ओके, फिर उसके बाद हम लिखेंगे हमारी y कैसे आएगा। तो y को आप a कैप से, तो y कैप निकालने के लिए आप b कैप इनवर्स को a कैप से मल्टीप्लाई करवाओगे सारी इक्वेशन से। फिर नेक्स्ट आप zj माइनस सी जे चेक करोगे, यानी कि zj माइनस सी जे। तो ये आपका आता है माइनस सी बी बी इनवर्स सी बी बी इनवर्स 1 को आप मल्टीप्लाई करवाओगे a माइनस सी से, a माइनस सी से। ठीक है, तो ये काम आपको करके देखना है। तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल 3.1। तो मैक्स z इज इक्वल टू 6x1 माइनस 2x2 प्लस 3x3 और सब्जेक्ट हमें गिवन है 2x1 माइनस x2, 2x1 माइनस x2 प्लस 2x3 इज लेस देन इक्वल टू 2, और दूसरी इक्वेशन x1 प्लस 4x3 इज लेस देन इक्वल टू 4, और थर्ड इक्वेशन हमें गिवन नहीं है, और x1 x2 x3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हमें मेन प्रॉब्लम गिवन है। अब हम इसको बनाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, और स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए इन इक्वालिटीज़ को इक्वलिटी में कन्वर्ट कर लीजिए। तो देखिए आप क्या करोगे, मैक्स z इज इक्वल टू 6x1 माइनस 2x2 माइनस प्लस 3x3। अब देखो 2x1 माइनस x2 प्लस 2x3 में एक वेरिएबल जोड़ दिया x4 और ये बना दिया 2 के इक्वल, और x1 प्लस 4x3 प्लस इसमें जोड़ दिया x5 और ये बना दिया 4 के इक्वल। यहाँ पे 0x4 प्लस 0x5 आ गया, और नए वेरिएबल x1 सारे वेरिएबल पॉजिटिव है, यानी कि xi पॉजिटिव फॉर ऑल i। ठीक है, सारे के सारे वेरिएबल पॉजिटिव है। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स A है वो क्या बन गई, 2 -1 2 1 0 1 0 4 0 1, ये मैट्रिक्स A बन गई हमारे पास। ठीक है, तो हमारे इनिशियल बेसिस के अंदर क्या आ रहा है, इनिशियल बेसिस के अंदर आ रहा है 1 0 0 1। ठीक है, ओके। और B की वैल्यू हमारे पास क्या है, B इज इक्वल टू 4 है। इतना काम हो गया। और C की वैल्यू अपने पास है 6 - 2 3 0 0, ये हमारे पास कोफिशिएंट फैक्टर C है। ओके, और XB की भी वैल्यू निकाल लो। XB क्या होगा, इस B इनवर्स को इससे मल्टीप्लाई करवा दो, इसका इनवर्स ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स से खुद ही होता है, और इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट हमारा काम स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम सिस्टम, रिवाइज्ड सिस्टम लिखेंगे। रिवाइज्ड सिस्टम के लिए क्या करेंगे, तो रिवाइज्ड सिस्टम के लिए पहले A कैप फाइंड आउट करो। तो A कैप फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक और यहाँ पे -c रख देते हैं। तो ये हमारे पास बन गया 2 -1 2 1 0 1 0 4 0 1। अब C की नेगेटिव रखना है, C को नेगेटिव, यानी कि -6 2 -3 0 0। अब यहाँ पे आप डॉट भी लगा सकते हो ताकि आपको ध्यान रखे कि इनमें से C कौन सा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। अब हम निकालेंगे B कैप इनवर्स। B कैप इनवर्स, B कैप इनवर्स होता है B इनवर्स 0 CB, B इनवर्स यहाँ पे 0 और माइनस CB
सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं आता है, इसमें बी इनवर्स कैप में माइनस नहीं आता, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सी बी और बी इनवर्स और 1। अब देखो हमारे पास जो बी थी, इनिशियल बेसिस थी, उसका इन्वर्स देखो क्या है, खुद ही है, ठीक है। ये क्या है, खुद है, 0 0 1, और यहाँ पे वेक्टर रखना है अपने को 0 0, ये कॉलम वेक्टर होगा 0 0। अब सी बी देखो, इस बी में कौन सा आ रहा है, ये वाला और ये वाला है, इसके करस्पॉन्डिंग है हमारे पास जो कोफिशिएंट वेक्टर है वो क्या है, 0 0 है। तो 0 0 को आप बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कराओगे तो 0 0 ही आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा 1। ये आपको समझ में आया होगा आई थिंक, है ना। ये हमारे पास क्या बन गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई 3x3 की। तो इनिशियल जो बी कैप इनवर्स बेसिस है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है 3x3 की। ये समझ में आ गया ना आपको आई थिंक, ठीक है। अब हम चेक करेंगे ZJ माइनस CJ। अगर वो ऑल पॉजिटिव हो गया तो हमारा काम ख़त्म, अदरवाइज हमें आगे बढ़ना होगा। तो ZJ माइनस CJ देखो कैसे चेक करते हैं। ZJ माइनस CJ, तो मैंने क्या बताया था, माइनस CB बी इनवर्स। तो ये हमारे पास बी इनवर्स था आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये बी इनवर्स यानी कि इसका ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी बी, और इसका इनवर्स भी क्या होता है, खुद होता है। अगर ये खुद नहीं होता तो इसका निकालना पड़ता अपने को, आगे देखना अभी स्टेप में चलेंगे तो वहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा इनवर्स। तो बी इनवर्स क्या आ रहा है अपने पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आपको इसको सी बी से मल्टीप्लाई करवाओ, सी बी क्या हमारे पास 0 0 है, तो ये आ गया अपने पास 0 0, और ये 1 होता है, और इसको मल्टीप्लाई करवाना है किससे, ए और माइनस सी। ए हमारे पास क्या है, ये वाली, और नीचे एक थर्ड वेक्टर क्या आएगा इसका, सी, वो रहा ऊपर वाला, ठीक है, ये रहा ये वाला, ठीक है। तो ए रख दो, ए हमारे पास 2 -1 2 -1 2 1 0 1 0 4 0 1, और सॉरी 6 -2, सॉरी माइनस रखना है ना, माइनस सी, तो -6 2 -3 0 0, ये हमारे पास ए माइनस सी आ गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई करवाओ, तो इसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाओगे तो -6 आ गया, फिर आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा -3, फिर आ जाएगा 0, फिर आ जाएगा 0। देखो ऑल पॉजिटिव नहीं है यहाँ पे, देखो ये दो चीज़ें क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है ना, तो हमारे पास सॉल्यूशन नहीं आने वाला ऑप्टिमल, ZJ माइनस CJ पॉजिटिव नहीं है। तो अब आपका काम क्या होगा, इसमें से आप मोस्ट नेगेटिव देखो, मोस्ट नेगेटिव हमारे पास क्या है, ये वाला है -6 वाला। तो आप अब ये बेसिस वेक्टर हो गया, इसे बेसिस के अंदर ये वाला आने वाला है। अब हटेगा कौन सा, वो और देख लो। तो हटाने के लिए वही हमें मिनिमाइज करना है, क्या करोगे, मिनिमाइज। तो किसका, इसे XB में आप इस वेक्टर का भाग दोगे, और जो भी वैल्यू मिनिमम आएगी वो क्या हो जाएगी, की एलिमेंट बन जाएगा। तो सेम वही है, सिंप्लेक्स मेथड वाला सिस्टम है। आप चाहो तो इसको सिंप्लेक्स टेबल से भी सोल्व कर सकते हो। जस्ट आपको करना क्या है, वो मैट्रिक्स टेबल बनानी है। तो देखो अभी आपके पास की एलिमेंट 2 बनने वाला है, कैसे, तो अभी देखो अपना काम कैसे करते हैं। फॉर की एलिमेंट, अब एक चीज़ तो समझ में आ गई ना, मोस्ट नेगेटिव हमारे पास क्या आया था, ZJ माइनस CJ मोस्ट नेगेटिव देखते ना हम, तो वो -6 आया। तो मतलब ये हमारे पास बेसिस के अंदर इंट्री वेक्टर है। तो बेसिस में हमारे पास पहले था ये वाला और ये वाला, इनमें से एक जाएगा और ये वाला आ जाएगा, ओके, और ये आ जाएगा। तो फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जाएगा कौन सा, तो उसके लिए हम मिनिमम देखते हैं। तो मिनिमम ऑफ XBI बटे YIK, जहाँ पे YIK इज ए नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। जो पॉजिटिव है उनका हमें डिवाइड करना है। ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड में ये नेगेटिव होता था, ठीक है, लेकिन सिंप्लेक्स मेथड में पॉजिटिव होता है, ओके। तो देखो हमें क्या करना है, हमारे पास XB तो 2 और 4 है, तो हम क्या करेंगे,
मिनिमम एक्स बी यानी कि 2 में भाग देंगे 2 का, 2/2, फिर क्या करेंगे 4 में भाग देंगे 1 का, 4 में भाग दिया 1 का, तो ये आ गया मिनिमम ऑफ 2 और 4। ये किसके रिस्पेक्ट में है, सॉरी 1 और 4, 1 आ गया, 1 आ गया, तो ये किसके रिस्पेक्ट में है, 2 वाले के, इसके रिस्पेक्ट में है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, की एलिमेंट बन गया। ठीक है, ये सिस्टम आने के बाद एक आप टेबल बनाओगे, वो टेबल देखो क्या क्या उसमें क्या क्या एंट्रीज आने वाली हैं। तो उसमें आपके पास आने वाला है एक तो बी कैप, यानी कि हमें बताना है कि बी में कौन कौन से वो है कॉलम है। तो यहाँ पे अल्फ़ा 4 अल्फ़ा 5 हमारे पास कॉलम आ रहे हैं बेसिस के अंदर, है ना। और फिर आपको बताना है कि उनके करस्पॉन्डिंग वेरिएबल की क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं। तो वो आ रही है 2 और 4 आ रही है। ओके, 2 और 4। और फिर आपको बेसिस रखनी है क्या, बी कैप इनवर्स। फिर यहाँ कॉलम आएगा बी कैप इनवर्स। तो बी कैप इनवर्स में अपने पास ऑलरेडी क्या गिवन था, 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0, और फिर हमारे पास जो सी वाला कॉलम है वो क्या है, 0 0 1। ठीक है ना, और यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 थी। ओके, फिर यहाँ पे कॉलम आएगा इंटरिंग वेक्टर, जो इंटर मारने वाला है नया वेक्टर। ठीक है, वो आपको कैसे पता चलेगा, यहाँ से ZJ माइनस CJ में जो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू आएगी वहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कौन सा वेक्टर इंटरिंग वेक्टर है। तो उसमें वैल्यू आ रही थी 2 और 1, -6 को यहाँ पे नहीं रखने की जरूरत। ओके, या फिर रख लीजिए -6 भी। ठीक है, अब आप की एलिमेंट देखते हैं। तो की एलिमेंट क्या देखते हैं, मिनिमम रेशियो, इसका इसका और इसका इसका मिनिमम रेशियो देखेंगे। तो ये हमारे पास की एलिमेंट आ गया। तो की एलिमेंट क्या बन गया, 2। तो अब इस पिछले वाले सिस्टम का कोई काम यहाँ पे नहीं है, नया सिस्टम ये वाला बन गया। तो ये पुराने वाले बेसिस हटाओ, ये भी हटाओ, और ये बेसिस का भी अब काम नहीं रहा, ZJ माइनस CJ का भी अब काम नहीं रहा। अब हम नया ZJ माइनस CJ फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले तो आप का काम है बी कैप इन्वर्स को रिप्लेस करो, नया वेक्टर डालो उसके अंदर, बी कैप इन्वर्स में नया सिस्टम डालो। अब सबसे पहले तो पहले आप बी देखो, बी कौन सी है अपने पास, बी कैप क्या बनेगी, जिसके अंदर 2 1 -6 2 1 -6, और ये तो एलिमेंट जाएगा क्योंकि किसके करस्पॉन्डिंग है, जहाँ पे देखो ये 1 आ जाए ना उसके करस्पॉन्डिंग ये चला जाता है। तो ये बी नया, ये 0 1 0 था, और ये क्या था 0 0 1, ये बी कैप था। ठीक है, इसका हमें इन्वर्स निकालना है। तो ये 3×3 की मैट्रिक्स है, और इसका आप इन्वर्स इजीली निकाल सकते हो। तो मैं आपको डायरेक्ट लिख के बता रहा हूँ, आपका ये कैलकुलेशन का काम है। तो ये 12th स्टैंडर्ड की बात है कि कोई भी 3×3 मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है, तो एक वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 और 0 1 0 और -1/2 और 1 0 3 0 1 3 0 1, ये हमारे पास नई बेसिस आ गई। ठीक है, अब इस नई बेसिस को आप रख दीजिए नई टेबल में, फिर हम ZJ माइनस CJ फाइंड आउट करेंगे। तो पहले ZJ माइनस CJ फाइंड आउट कर लो। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे ZJ माइनस CJ। तो ZJ माइनस CJ, तो वो कैसे फाइंड आउट होता है, -CB, ये देखो -CB बी कैप, सॉरी बी इनवर्स और 1 और A-C। अब देखो B में कौन कौन से वेक्टर आ रहे हैं, अब चेंज हो गए ना अपने पास। यहाँ पे तो आ गया जो नई मैट्रिक्स बनेगी, यहाँ पे इसकी जगह क्या आ गया अपने पास, अल्फ़ा 1 आ गया। तो यहाँ CB में क्या आएगा, अल्फ़ा। यहाँ पे बस ये जस्ट ये रख दिया करो। ठीक है, जब भी आपको ये निकालना हो ना, ये वेक्टर, तो आप जो हमारी बेसिस के अंदर लास्ट जो वेक्टर है ना,
लास्ट वाला ये रख दिया करो, बस इतना ही काम करना आपने को। 3 0 1 और ए और सी माइनस सी से मल्टीप्लाई करवा दो। ये हमारे पास ए है, 2 -1 2 1 0, फिर है 1 0 4 0 1, और फिर हमारे पास सी इन्वर्स हमारे पास था 6 -6, क्या था वो मैंने लिखा नहीं, सॉरी मिटो दिया, -6 2 -3 2 -3 0 0। अब इसको फाइंड आउट कर लो। ये ध्यान रखना, ये जो भी है ना वैल्यू, वो जो हमारे बेसिस के अंदर आता है ना बी इनवर्स में, बी इनवर्स कैप में आता है, बी कैप इनवर्स में आता है, वो वैल्यू यहाँ पे रखनी होती है। ओके, तो इसमें देखो हम इसको जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 दूनी 6 और ये 0 और -6, ये तो आ गई 0, 3 दूनी 6 और -6 0 आ गई। और फिर देखो ये -3 और ये 0 और ये 2, तो ये -1 आ गया। फिर आ गया 6 और -3, तो ये आ गया 3, और फिर ये आ गया 3, और फिर ये आ गया 0। ठीक है, अब देखो प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, तो अब की बार नेगेटिव कौन सा आ गया, y2 आ गया, तो y2 अब इंटरिंग वेक्टर बन गया। तो नई टेबल बना लीजिए। तो नई टेबल हमारे पास बन गई बी कैप इनवर्स और y2। तो ये ऑलरेडी जो हमारे पास मैट्रिक्स थी वो आएगी 1/2 -1/2 और 3 0 1 0 1 0 0। y2 हमारे पास वेक्टर क्या था, y2 हमारे पास जो था वो ये आएगा बी कैप इनवर्स y2। तो ये निकालना हो ना आपको y2 कैप, तो ये आएगा आपके पास बी कैप इनवर्स y2। ठीक है, तो मैं वो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वो वैल्यूज हमारे पास आ रही है -½ और ½ और -1। ठीक है, तो ये कैसे निकालोगे y2 कैप, ये आप क्या करोगे बी कैप इनवर्स और जो y2 था हमारे पास जो मैट्रिक्स थी ये रही, इसमें ये रहा, इससे मल्टीप्लाई करवाओगे किसको, इस बी कैप इनवर्स को, इस बी कैप इनवर्स को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करवाओगे, तो यही हमारे पास आ जाएगा। और फिर हमारे पास एक्स बी की वैल्यू निकालनी है, एक्स बी क्या हो गया, तो एक्स बी कैसे निकालेंगे, एक्स बी कैप है, सॉरी ठीक है, एक्स बी कैप, एक्स बी कैप हमारे पास आता है बी कैप इनवर्स से और बी से मल्टीप्लाई करवा दो। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास 136। कैसे करोगे, ये जो बेसिस है, ये बेसिस है इनवर्स वाली, इसको आप मल्टीप्लाई करवाओगे 240 से, 240 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये है 136 है। ठीक है, क्या है 136, तो वो यहाँ पे रख दोगे 1 3 और 6, इसके करस्पॉन्डिंग α1 और α5 के करस्पॉन्डिंग। अब हम देखेंगे मिनिमम रेशियो, क्योंकि हमारे पास ये ऑप्टिमल नहीं आया ना, अब हम मिनिमम रेशियो देखेंगे। तो मिनिमम रेशियो ऑफ किसका, इसमें इसका भाग देना है, किसका, ओनली पॉजिटिव वाले का भाग देना है, इसका भाग नहीं देना, सिर्फ इसका भाग देना है। तो ये हमारे पास एक ही है पॉजिटिव, तो यही हमारे पास की एलिमेंट बन गया। ठीक है, की एलिमेंट बन गया, की एलिमेंट बन गया, तो इसको बेसिस बनाने के लिए हम इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो इसको हटा के हम एक नई बेसिस बना लेते हैं जो आपके पास आने वाली है नई बेसिस, देखिए कैसे आएगी।
नई बेसिस के लिए हम क्या करेंगे, पहले B2 लिख सकते हैं, नई बेसिस है, ठीक है, B2। तो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, B2 कैप ले लो, तो ये आएगी B0 -CB और 1। तो B में अपने पास α1 और α2 और ये कौन सा था, यहाँ पे तो α1 आएगा, यहाँ पे α2 आएगा और ये 0 0 1 वाला वेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे α1 में हमारे पास क्या गिवन था, 2 1 -6 और यहाँ पे फिर अपने पास दूसरा वेक्टर है -1 0 2 और तीसरा है 0 0 1, ये 0 0 1, ये हमारे पास बेस B2 है। तो हमें इसका निकालना है B2 कैप इनवर्स, ठीक है। जस्ट आपको ये देखना है कौन सा कॉलम आ रहा है बेसिस के अंदर, बस इतना ही। फिर उसका इन्वर्स निकालो। इन्वर्स निकालने के लिए आप डायरेक्ट निकालोगे जो भी 3x3 मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं वैसे, ठीक है। तो मैंने करवा रहा है, ये खुद करना इसका इन्वर्स। तो इसका इन्वर्स मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 0 1 0 0 1 0 -1 2 0 -1 2 0 2 2 1 हमारे पास इन्वर्स आ गया नई बेसिस का। तो अब नई बेसिस हमें मिल चुकी है। अब नई बेसिस मिलते ही आपका पहला काम होना चाहिए ZJ माइनस CJ निकालना, ठीक है, ZJ माइनस CJ निकालना। तो ZJ माइनस CJ निकालिए। तो ZJ माइनस CJ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ZJ माइनस CJ। तो सबसे पहले तो हमारा काम होता है कि ये नीचे वाला कॉलम रख लीजिए 2 2 1 और मल्टीप्लाई करवा दीजिए इस A से, AC से, ठीक है, -6 -1 0 2 2 4 -3 1 0 0 0 1 0। तो इससे मल्टीप्लाई करवाने के लिए पहला 4 और 2 6 6 और -6 0 हो गया, फिर -2 0 +2 0 हो गया, फिर 4 8 10 हो गया और ये -3 कितना हो गया 7, फिर आ गया 2, तो ये 2 का 2 रह गया, फिर ये रह गया 2 का 2। देखो ऑल पॉजिटिव आ गया, ZJ माइनस CJ पॉजिटिव आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब क्या हो गया, हमारे पास फाइनल बेसिस हो गई है। इस बेसिस के करस्पॉन्डिंग जो सॉल्यूशन मिलने वाला है वो क्या होगा, हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। तो वो क्या होगा, देखिए कैसे फाइंड आउट करोगे आप उसको। XB कैप अपने पास ऑलरेडी है, XB कैप इनवर्स, उसको आप मल्टीप्लाई करवा दो किससे, B कैप से। तो B2, हाँ मेरे लो है, हाँ, तो B2 कैप इनवर्स को आप मल्टीप्लाई करवा दो B कैप से। तो हमारे पास ये है मैट्रिक्स 0 1 0 -1 2 0 2 2 1। तो मल्टीप्लाई किससे करवाओगे, B से। B हमारे पास क्या था 2 4 0 2 4 0 हमारे पास B कैप था। तो इसको मल्टीप्लाई करवाना, देखना क्या आ रहा है, ये 0 4 आ गया, फिर -2 और 4 दूनी 8, 8 में से 2 गया 6 आ गया, और 4 8 4 12, तो ये 12 आ गया। तो यानी कि ये XB कैप आ गया, इट मीन्स X1 X2 और Z आ गया। इसका मतलब अपने पास X1 = 4, X2 = 6 और Z = 12। समझ में आ रही कुछ। ये तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है और ये ऑप्टिमल वैल्यू है। ओके, तो रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड इस टाइप से काम करता है। सबसे पहले आपको इनिशियल बेसिस निकालनी है, उस इनिशियल बेसिस की हेल्प से आपको रिवाइज्ड बेसिस निकालनी है, उसका इन्वर्स निकालना है, और फिर ये सारा ZJ माइनस CJ चेक करोगे। ZJ माइनस CJ चेक करने के बाद आप देखोगे कि जो मोस्ट नेगेटिव आ रहा है, जिस करस्पॉन्डिंग आ रहा है, वो Y निकालो और उस Y को आप फाइंड आउट करो कैसे, B कैप इनवर्स और Y से, ठीक है, मल्टीप्लाई करवा के, और वो आप उस टेबल में रख देना और नई बेसिस फाइंड आउट करना। नई बेसिस फाइंड आउट करने के बाद आप क्या करोगे, फिर ZJ माइनस CJ चेक करोगे। तो ये सारा प्रोसेस आपका चलता रहता है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके ऊपर एक और अच्छा सा एग्जाम्पल करवाऊंगा, तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा।